हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानस कंपटीशन एकेडमी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं पेडागोजी, जो आपके एग्ज़ाम में 30 नंबर की आती है। चलिए पहला क्वेश्चन से पढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से किसी संरचनात्मक रचनावादी गणितीय कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता है। यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है बस मेरी, ये जो नहीं ऑप्शन नहीं होता है ना, नहीं, इस पर ज़्यादातर ध्यान दिया करिए। इसका मतलब आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं पहला ऑप्शन कह रहा है कि आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। दूसरा कह रहा है कि गणित और दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों के बीच के संबंधों को उजागर किया जाता है। तीसरा कह रहा है गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है। और चौथा कह रहा है कि अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे सटीक और सबसे सही उत्तर मिल रहा है वो है ऑप्शन नंबर ए। प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। सेकंड प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है। पहला ऑप्शन है गणित पूर्णतया विषय परक है। मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। गणित तथ्यों को सीखने के बारे में है। और चौथा, गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल ठीक आंसर है। मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया करके इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना। संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। तीसरा ऑप्शन है बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। और चौथा ऑप्शन है मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारित करना। यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। यहाँ पे फिर से नहीं वाला आया है तो आपको बिल्कुल ध्यान से ऑप्शंस को पढ़ना है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थी के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होता है। दूसरा, विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चे के गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है। तीसरा, गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। और चौथा, अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिलें हैं और मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं। मनीष के पास कितनी पेंसिलें हैं। यहाँ पे आप स्वयं देख सकते हैं, यहाँ पे घटाव का तो कोई कारण बनता ही नहीं है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस लगाइए कि जब मेरे पास 6 पेंसिलें हैं और किसी दूसरे के व्यक्ति के पास मेरे से 6 पेंसिलें अधिक हैं या 2 पेंसिलें अधिक हैं तो वहाँ उस कंडीशन में हमेशा जोड़ होता है। और यहाँ पे दो चीज़ों की तुलना की जा रही है तो यहाँ पे कौन सा वाला जोड़ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा तुलनात्मक जमा। तुलनात्मक जमा। चलिए ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। आगे वाले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदू अरेबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सही है, नहीं है। सही नहीं है। देखिए मैं भी यहाँ पे गलती कर सकता, सही नहीं है। नहीं पे विशेषकर ध्यान दिया करिए। इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है। यह गुणात्मक प्रकृति का है। तीसरा, एक संख्या में अंक की स्थिति उसका मान बताती है। और चौथा, यह योगात्मक प्रकृति का है। यहाँ पे आपको पता है कि हिंदू अरेबिक जो हम लोग लिखते हैं उसमें क्या 2 की आधार प्रणाली होती है, नहीं, ये तो बाइनरी में होती है 2 की, इसलिए इसका यही उत्तर सही है, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्ययन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। क्या कह रहा है कि चिल्ड्रन शुड गिव एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ टू डेवलप एन इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस। बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे अधिक स्थान के अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सकें। अच्छा, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामिति शब्द संग्रह का विकास करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। शब्द संग्रह का विकास करना उद्देश्य नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन लग रहा है, ये तो बिल्कुल सही होना चाहिए।
ये उद्देश्य होना चाहिए, सॉरी। चलिए अगला पढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना चाहिए। ओहो, आकृति की पहचान तक सीमित रखना चाहिए, केवल आकृति समझाएंगे गणित में, ज्यामिति में? ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं। अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण सिखाने चाहिए। देखिए इसमें जो सबसे अच्छा और सबसे सटीक ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक् स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सकें। बच्चा जो होता है वो एक नन्हा वैज्ञानिक होता है जीन पियाजे के अनुसार, और बच्चे को अवसर देना चाहिए कि वो स्वयं ज्ञान की निर्माण कर सके। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है? गणितीय तर्कणा मतलब मैथमेटिकल रीजनिंग। रीजनिंग मतलब बच्चा करके थोड़ा सीखेगा। बच्चा नियमों से, गणित के सिद्धांतों को, अपनी आधारभूत समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करता है, तो उसे हम कहते हैं गणितीय तर्कणा। चलिए पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि परिकलन में निपुणता की क्षमता, कैलकुलेट एफिशिएंटली। बच्चा जो है वो केवल कैलकुलेट कर ले, मतलब मशीन थोड़ना है बच्चा कोई कैलकुलेटर थोड़ना है जो उसको केवल कैलकुलेट पर हम लोग ध्यान देंगे, नहीं, बिल्कुल गलत ऑप्शन है ये। दूसरा कह रहा है कि करेक्ट फॉर्मूला याद कर ले बच्चा, ये भी बिल्कुल गलत ऑप्शन है। तीसरा कह रहा है कि गणितीय समीकरणों की परिभाषा रट ले, ये भी गलत। और रटने पर ध्यान नहीं देना है, बच्चे को समझाने पर ध्यान देना है, बच्चे की सोच को विकसित करना है, बच्चे की रीजनिंग एबिलिटी को विकसित करना है। तो बच्चे को तर्क संगत देने की क्षमता रखनी चाहिए। बच्चा जो है वो मैथमेटिकल प्रोसीजर को फॉलो करे, यही उसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सुपर बाजार में सब्जियों की मूल्य सूची निम्नलिखित दी गई। एक व्यक्ति जो बाजार जाता है और उसमें मूल्य दिए हुए हैं कुछ चीज़ों के, जैसे टमाटर जो है वो 1 रुपये का, 40 रुपये का 1 किलो है। जो आलू है वो 25 रुपये का 2 किलो है। गाजर 20 रुपये की 250 ग्राम है। लौकी 10 रुपये की 1 किलो है। और मिर्च 10 रुपये की 100 ग्राम है। और नींबू 10 रुपये के 4 पीस मिलते हैं। यहाँ प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि संजय ने आधा किलो टमाटर खरीदे। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने 40 रुपये के 1 किलो टमाटर हैं और संजय आधा किलो टमाटर खरीद के लाया, इसका मतलब कि वो 20 रुपये के टमाटर खरीद के लाया है। अगला है 1 किलो आलू। अगर वो भाई 25 रुपये के 1 किलो आलू, 2 किलो आलू मिल रहे हैं, यहाँ पे 25 रुपये के कितने आलू हैं? 25 रुपये के 2 किलो आलू हैं, तो 1 किलो आलू कितने रुपए के हो जाएंगे? 12.5 रुपये के, 12.5 रुपये के। चलिए अगला, गाजर 20 रुपये की 250 ग्राम गाजर खरीदी। चलिए अब वो उसने गाजर खरीदी कितनी है? आधा किलो। भाई 20 रुपये की, यहाँ पे देखिए 20 रुपये की 250 ग्राम गाजर है, और आधा किलो मतलब कि 250, तो वो हो जाएगी 40 रुपये की आधा किलो गाजर। अगला कह रहा है उसने क्या खरीदा? अब उसने खरीदे 250 ग्राम चिली खरीदी। अच्छा, उसने मिर्च भी खरीदी है, तो मिर्च कितनी खरीदी उसने? 250 ग्राम। देखिए 100 ग्राम मिर्च 10 रुपये की है। देखिए 100 ग्राम मिर्च 10 रुपये की है, अगली 100 ग्राम मिर्च भी 10 रुपये की होगी, और 50 ग्राम मिर्च कितने रुपए की होगी? 5 रुपये की। तो टोटल उसने 25 रुपये की मिर्च खरीद ली। अगला, और उसने आधा किलो गाजर खरीदी, गाजर हो गई। फिर उसने लौकी भी खरीदी होगी, नहीं लौकी नहीं खरीदी, और 6 नींबू खरीद के आ गया। 6 नींबू, देखिए 4 पीस 10 रुपये के। मैं आपको हल करना बता देता हूँ। देखिए 4 पीस हैं 10 रुपये के, तो 1 पीस हो जाएगा 10/4 रुपये का, और 6 पीस हो जाएंगे 1×6, इसका मतलब 2, 3, 15 रुपये के। नींबू हो गए 15 रुपये के। इन सबको जोड़ लीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। मैं आपको उत्तर बता देता हूँ। इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ, 2 अंकों की संख्या, कोई भी एक 2 अंकों की संख्या ले लीजिएगा। देखिए भाई 2 अंकों की संख्या हो गई, ये देखिए ये हो गई 2 अंकों की संख्या। दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। जैसे जो नंबर, ऐसा संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7। इसके गुणनखंड करेंगे तो आएंगे 1 और 2, इसके गुणनखंड करेंगे तो आएंगे 1 और 3, इसके गुणनखंड करेंगे तो आएंगे 1 और 5, इसके गुणनखंड करेंगे तो आएंगे 1 और 7। ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहा जाता है। और क्रमिक का मतलब लगातार, जैसे 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, ऐसी संख्याएं को क्रमिक संख्याएं कहते हैं। अंकों का योग 3 और 4 का गुणज होना चाहिए। चलिए स्टार्टिंग करते हैं पहले ऑप्शन से। आप बाय ऑप्शन देखिएगा। पहली संख्या कह रहे हैं ये 35। अगर 35 के अंकों का योग करा जाता है तो इसके अंकों का योग आता है 8।
इसके अंकों का योग कितना आता है 8। ये 4 से तो विभाज्य है, 4 का तो गुणज है मगर 3 का गुणज नहीं है इसका, इसलिए इसका उत्तर ये नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है 13। 13 का अंक का योग करेंगे तो आएगा 4। क्या ये 3 का गुणज है? तो आप बोलेंगे नहीं, इसका मतलब ये भी उत्तर नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है 57। 57 के अंकों का योग कितना होता है? 57 के अंकों का योग होता है 12। ये 3 का भी गुणज है और 4 का भी गुणज है, इसका मतलब यही इसका उत्तर होगा। समझ में आ गया होगा आपके, उम्मीद करता हूँ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है जाता है 41। एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की पार्किंग दर निम्न रूप से चित्रित की गई है। एक भाई कार पार्किंग की निम्नलिखित दर है। 2 घंटे तक करेंगे तो 50 रुपये देने पड़ेंगे, 2 घंटे से ऊपर करेंगे तो 75 रुपये देने पड़ेंगे 5 घंटे तक के, और 5 घंटे के पश्चात करेंगे तो 10 रुपये देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा हर 1 घंटे के। और भाई 8 से लेकर 12 घंटे तक करेंगे तो 150 रुपये देने पड़ेंगे, और 12 घंटे से लेकर 24 घंटे तक करेंगे तो 250 रुपये देने पड़ेंगे। यहाँ पे जो राजीव है उसने कार पार्क करी सुबह 7:30 बजे इन द मॉर्निंग। 7 बजे तक कार 7 बजे पार्क कर गया और शाम को आ गया 4:30 बजे लेने। चलिए देखते हैं कितने घंटे तक पार्क करी उसने। तो पहले भाई 7 बजे पार्क करी है तो 12 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे? आप सबको पता है कि 3 और 2 मतलब 5 घंटे यहाँ पे हो गए और 4.5 घंटे ये, तो 5 में 4.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9.5 घंटे। मतलब उसकी गाड़ी 9.5 घंटे खड़ी हुई। तो वो कौन से स्लॉट में आ गया? डी वाले में, कि 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक। तो उसे कितने रुपये पे करने पड़ेंगे? सिंपल सी बात है भैया, उसके 150 रुपये देने पड़ेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आरोही क्रम को व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी? मैं आपको आरोही समझा देता हूँ। जैसे 2, 3, 4, 5, 6, इसको हमको बोलते हैं आरोही, और इसका उल्टा मतलब कि 5, 4, 3, 2, 1 इसको बोलते हैं अवरोही। मतलब असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे छोटी संख्या कौन सी बन रही है। देखिए यहाँ पे कुछ संख्याएं आपको समझा देता हूँ मैं। जैसे ये 7.07 है। देखिए 7.070 लिख लीजिए इसे। इसको 7.700 लिख लीजिए, अगर आपको इस तरीके से समझने में आसानी होती है, और 0.770 लिख लीजिए। अब जो संख्याएं हैं वो सेम पॉइंट के बाद सेम स्थान वाली बन गई हैं। देखिए अब सबसे छोटी संख्या बताता हूँ मैं आपको इसमें। देखिए पहली सबसे छोटी संख्या देखिए, यहाँ पे 7 सबके इकाई स्थान पर 7 है, मगर यहाँ पे इकाई स्थान पर 0 है, इसलिए सबसे छोटी संख्या बनेगी 0.77। देखिए सबसे छोटी संख्या बनेगी 0.77। चलिए अगली संख्या पूछते हैं। अगली संख्या 007, 707, 700 और 070। तो यहाँ पे देखिएगा 070 और ये 007, इसलिए सबसे दूसरी संख्या बनेगी 007, और तीसरी संख्या बनेगी 7.07। इसलिए इसका उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 7.07। होप करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ एक मौका अवश्य दीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि एक 5 अंकों की संख्या बना लेते हैं। पहले 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गई 5 अंक की संख्या। दहाई के स्थान का अंक 8 है, यहाँ पे लिख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000। दहाई के स्थान का अंक 8 है, इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4, इसके अंक का 1/4 मतलब कितना हो गया? 2। तो इकाई के स्थान का अंक हो गया 2। अगला कह रहे हैं ये लोग अंक स्थान के अंक का 1/4 और हज़ार के स्थान का अंक 0। हज़ार कौन सा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार का अंक 0। और 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक का दुगना, मतलब इसका दुगना मतलब 4, इसका दुगना मतलब 4। और बस इतना ही बोला है ना? ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि उस इकाई के स्थान का तिगुना है, और 10,000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का तिगुना कर दीजिए इसमें। तिगुना मतलब हो जाएगा 6। तो संख्या कितनी बन गई? 60482। इसका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 3 ब्रांड हैं ए, बी और सी के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं
तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। देखिए यहाँ पे 10, 12, 24, अगर इन तीनों का लासा ले लिया जाए LCM तो वो आएगा 120। आपको LCM लेना आता होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। अब अगर मैं आपको बताऊँ तो अगर दुकानदार ए पैकेट वाले पेन खरीदने जाएगा, सॉरी अगर दुकानदार ए पैकेट वाले पेन खरीदने जाता है, अगर दुकानदार ए पैकेट वाले पेन खरीदने जाता है तो वो 120 डिवाइड बाय 10, मतलब उसको पैकेट खरीदने पड़ेंगे 12। ए पेन के 12 पैकेट खरीदेगा, बी पेन के 120 डिवाइड बाई 12, इसका मतलब 10 पैकेट खरीदेगा, बी वाले पेन के 10 पैकेट खरीदेगा, और सी वाले पेन अगर ख़रीदते हैं तो 120 डिवाइड बाई 24 मतलब 5, इसका मतलब सी वाले पेन के 5 पैकेट खरीदेगा, तो उसके सभी पेनों की संख्या बराबर आएगी। होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर, इट इज़ कट इनटू 4 इक्वल स्क्वायर्स, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ईच स्मॉल स्क्वायर। एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है। सबसे पहले एक वर्ग बना लेते हैं। यहाँ पे एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है। मान लीजिए ये एक वर्ग है, इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। इसमें से इसे काटकर 4 बराबर वर्गों के में विभाजित किया जाता है। देखिए अगर मैं इसको काटता हूँ, इस तरीके से काटता हूँ तो इसके 4 भाग हो जाएंगे। अगर इसका एरिया आ रहा है 4 गुणा 4 बराबर 16, तो प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। अगर मैं इसको 4 बराबर हिस्सों में बांट दूँ, डिवाइड बाय 4, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। इसका मतलब जो प्रत्येक छोटा वाला स्क्वायर होगा उसका एरिया भी 4 होगा। चाहे आप करके देख लीजिए, 4, 4, 8, 4, 12 और 4, 16। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आयशा के पास केवल 5 और 10 रुपए के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 है और उसका कुल धन 108 रुपये है, तो उसके पास 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। ये मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन से। आप पहला ऑप्शन लेके देखिए। मान लीजिए पहला ऑप्शन है 15 और 10, मतलब उसके पास 5 रुपये के सिक्के हैं 15 और 10 रुपये के सिक्के हैं 5 रुपये के सिक्के हैं 15 और 10 रुपये के सिक्के हैं 10। तो इसको गुणा करिए, 15 पंजे 75, 15 पंजे 75 और 10 पंजे 100। इसका मतलब उसके पास टोटल कितने रुपए हो गए, 175। और क्वेश्चन में कह रहा है 160। इसका मतलब ये उत्तर हमारा गलत है। कौन सा ऑप्शन गलत हो गया हमारा, पहला ऑप्शन हमारा, एक सेकेंड, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन कह रहा है 20 और 5। इसका मतलब अगर हम मान लेते हैं कि 5 रुपये के सिक्के उसके पास हैं 20 और 10 रुपये के सिक्के उसके पास हैं 5, तो अब 20 और पंजे 100, यहाँ पे हो जाएगा 100 और यहाँ पे हो जाएगा 10 पंजे 5, मतलब कि 150 रुपये। मगर उसके पास तो 160 रुपये कह रहे हैं। इसका मतलब ये भी उत्तर गलत हो गया और हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो गया। चलिए अब तीसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं, 18 और 7। अब हम मानते हैं कि उसके पास 18 सिक्के हैं 5 रुपये के और 7 सिक्के हैं 10 रुपये के। अब इसको हल करते हैं तो 18 पंजे होते हैं 90 प्लस ये हो जाएगा 70, तो ये उत्तर आ जाएगा 160। इसका मतलब हमारा उत्तर सही हो गया ऑप्शन नंबर सी। मतलब उसके पास 5 रुपये के 18 सिक्के हैं और 10 रुपये के 7 सिक्के हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है। अभी मैंने आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में समझाया था, उसी का ये प्रश्न है। देखते हैं। पहला ऑप्शन है अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ये तो भाई सही बात है। अभाज्य संख्याएं होती हैं, जैसे मान लीजिए 5, इसके केवल 2 गुणनखंड है, 1 और 5। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं कि एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं, जैसे 2, 3, 5, 9, 9 नहीं 7, 2, 3, 5 और 7। ये भी बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। ये भी बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। अगला ऑप्शन कह रहे हैं कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। सभी अभाज्य संख्याएं विषम मतलब 3, 5, 7 ऐसे होती हैं। नहीं, ये ऑप्शन गलत है। इसका मतलब यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 भी आता है और जो 2 है
वो सबसे छोटी समअभाज्य संख्या होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन समझ में आया, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये मैं आपको बता दूंगा बाद में। अगला क्वेश्चन है कि एक बाग के वृक्ष में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष यूकेलिप्टस के हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो बाग में यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष हैं? देखिए यहाँ पे हम करते हैं, ये कह रहे हैं कि बाग में नीम के वृक्षों की संख्या 5 है। बाग में नीम के वृक्षों की संख्या 5 है, जो बाग में सभी वृक्षों के 6वां भाग है। जो बाग में सभी वृक्षों का 6वां भाग है। 6वां भाग मतलब तो जो हमारा 6वां भाग है मतलब 1/6 वो किसके बराबर हो जाएगा? 5। मतलब टोटल वृक्ष कितने आ जाएंगे? 30। जो टोटल वृक्ष हैं वो कितने आ गए? 30। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पे? अशोक वृक्ष के वृक्षों की संख्या। अशोक के वृक्ष कितने हैं? अशोक के वृक्ष हैं, आधे वृक्ष अशोक के हैं, तो आधे देखिए 30 का आधा कितना हो जाएगा? 15। अशोक के वृक्ष कितने हो गए? 15। और शेष यूकेलिप्टस के हैं। देखिए अब आपको समझाता हूँ मैं। जैसे कि मान लीजिए टोटल वृक्ष हमने निकाले 30, उसमें से 15 तो हो गए अशोक के और 5 हो गए आपके इसके नीम के। इनको माइनस कर दीजिए, 30 में से 20 गए तो कितने बचेंगे? 10। तो यही जो हो जाएंगे वो किसके हो जाएंगे? यूकेलिप्टस के। चलिए समझ में आ गया होगा, होप करता हूँ आपको। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इसको मान ज्ञात करना है। यहाँ पे आपको एक रूल याद रखना होता है, बॉड मास। ये इम्पोर्टेंट रूल है। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग भाग दे देते हैं, तो 17.5 गुणा 3 माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पे जब इसको भाग देंगे 7 से, -3 गुणा 12.5। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब इसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो देखिए 17.5 है ना, ये 17.5। जब 17.5 को 3 से गुणा करा जाएगा तो आएगा 52.5। कितना आएगा? 52.5। चलिए एक सेकंड इसको मिटा लेता हूँ थोड़ा सा। चलिए अब ठीक है। तो ये हो जाएगा 52.5 माइनस 3 माइनस 12.5 को 3 से गुणा करिए तो ये हो जाएगा 37.5। अब इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं और फिर इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 52.5 माइनस 40.5। तो इसका उत्तर जो आएगा वो आएगा 5 में से 5 गया 0, 2 में से अब 5 में से 5 का 0, अब बचा यहाँ पे 12। तो उत्तर कितना आ गया इसका? 12। इसका मतलब जो हमारा उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, 12। होप करता हूँ समझ में आ गया होगा। और इसमें एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ आपको, बॉड मास। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसका डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं देरी ना करते हुए। एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 29 तारीख को निकलती है रेलगाड़ी। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 29 तारीख को निकलती है। कितने बजे? 16:30 पर गाड़ी चलना शुरू हो जाती है और अपने गंतव्य स्थान पर 31 को पहुँचती है। मतलब 30 को पूरा ट्रैवल करा और 31 को पहुँची 8:45 बजे। चलिए शुरू करते हैं। 30 को देखिए, 30 को पूरा दिन ट्रैवल करा, इसका मतलब 24 घंटे यहाँ से हो गए। यहाँ से अब हमें टाइम निकालना है। मतलब देखिए यहाँ पे कुल टाइम उसने कितनी ट्रैवल करा? 8:45, मतलब 8 घंटे 45 मिनट यहाँ पे हो गए। और यहाँ पे हम अगर 24 में से इसे माइनस कर देते हैं, 24 मतलब 23, 60 में से 16, 30 माइनस कर देते हैं तो बचेगा 30। और ये हो गया 13 में से 6, कितना है ये? एक सेकंड 16। अच्छा 13 में से 6 गया तो बचेगा 4, 5, 6, 7। ओके मैन। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बचेगा हमारा 1 और 1 में से 1 या कुछ नहीं, 0। 7.5 मतलब 7.5 घंटे यहाँ पे। अब इन सबको जोड़ लीजिए तो देखिए 24, 8, 7, 15, 15 घंटे। एक सेकंड रुकिए, देखिए तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, मैं आपको उत्तर बता देता हूँ, आप इन सबको जोड़ लीजिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 40 घंटे 15 मिनट। क्या उत्तर हो जाएगा इसका? 40 घंटे 15 मिनट।
ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप इन सबको जोड़ सकते हैं, बाकी मैम लोग आपको बता दिया कैसे सॉल्व करना है उसे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। सबसे पहले आप डीएम का मतलब समझ लीजिए। यहाँ पे 1 डेसीमीटर का मतलब होता है 10 सेंटीमीटर्स। अगर हम 1 डेसीमीटर को 100 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया होगा आपके। 1 डेसीमीटर का मतलब होता है 10 सेंटीमीटर। 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे घटते क्रम में सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा। सबसे पहले आपको पता है कि 8 मीटर सबसे बड़ा होगा कि 8500 मीटर मिलीमीटर सबसे बड़ा होगा। तो देखिए अगर मैं मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाता हूँ, अगर मैं मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाता हूँ 8500 मिलीमीटर्स, मिलीमीटर से पहले मैं सेंटीमीटर में जाता हूँ तो मेरे को 10 से भाग देना पड़ेगा। फिर अगर मैं मीटर में जाता हूँ तो मेरे को 100 से भाग देना पड़ेगा। इसका मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 8.5 मीटर इसका उत्तर आया। इसका मतलब ये जो होगा सेकंड ऑप्शन, उसमें 8500 मीटर सबसे बड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद हम चेक करते हैं इसका। इसमें देखिए 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, बी में भी 8500 मीटर है और सी में भी 8500 मीटर है। अब क्या करें, अब हम करेंगे क्या कि अब हम इसका सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे। सेकंड ऑप्शन इसका कह रहा है 80 डीएम 8 सेंटीमीटर्स, और इसमें कह रहा है सी वाले में 800 सेंटीमीटर 8 एमएम। चलिए अब चेक कर लेते हैं। तो 80 इंटू 10 सेंटीमीटर्स प्लस 8, इसका मतलब ये हो जाएगा 808 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। इसको चेक कर लेते हैं। तो 800 सेंटीमीटर प्लस 8 मिलीमीटर्स, 800 सेंटीमीटर्स प्लस 8 मिलीमीटर्स, ठीक है, 800 सेंटीमीटर्स प्लस 8 मिलीमीटर्स। 8 मिलीमीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो वो हो जाता है अपॉन 10, मतलब 0.8। इसका मतलब ये हो जाएगा 800.8। अब यहाँ से ऑप्शन क्लियर हो गया कि ऑप्शन नंबर बी में जो ये दे रखा है 80 डीएम 8 सेंटीमीटर्स, ये इससे बड़ा है। इसका मतलब हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन क्या है। प्रतिचित्रण मतलब मैपिंग, त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना, विषय को सरल और रुचिकर बनाना, संख्याओं की निरस्तता को समाप्त करना। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए एंड बी, मतलब त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना और आनुपातिक विवेचना को प्रोत्साहन देना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एक 180 लंबाई वाला तार है को एक आयत के रूप में दिया जाता है। अगर एक आयत है, यदि आयत की चौड़ाई 30 है तो इसकी लंबाई क्या होगी। देखिए इस ऐसे प्रश्नों में 2 इंटू एल प्लस बी, ये होती है आयत का परिमाप, जो होगा रेक्टेंगल के जो होगा तार की लंबाई के बराबर। तो यहाँ से L प्लस बी आ जाएगा आपका 90, और अगर हमें चौड़ाई दे रखी है तो हम L निकालने के लिए 90 में से उसकी चौड़ाई मतलब 30 माइनस कर देंगे तो उत्तर आएगा 60 सेंटीमीटर्स। यही आपका उत्तर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कक्षा सेकंड के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे। उनको उस मूल्य में रखेंगे जिसमें सही लिखा है, बी उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे, सी उनकी कॉपियों में सही उत्तर लिखेंगे, और डी उन्हें मूर्त पदार्थों से विनिमय नियम समझाएंगे। देखिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों, विनिमय नियम क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको कुछ केले दिए और आपने मेरे को उसके बदले गेहूँ दे दिए, तो ये होता है विनिमय नियम, मतलब चीज़ के बदले चीज़ देकर समझाएंगे। भाई किसी विद्यार्थी ने 44 को जगह 404 लिख दिया, इसका मतलब वो 44 की जगह किसी दिन 404 चीज़ें दे आएगा किसी को, इसलिए हम उसको समझाएंगे कि ऐसा नहीं होता है। जब वो चीज़ों का आदान प्रदान करेगा तो वह स्वयं समझ जाएगा कि 44 और छोटा होता है 404 से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है कि NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय के गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। NCF 2005 ने कुछ विषय दिए हैं जो हमारे गणित पाठ्यक्रम का भाग है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कुछ है पैटर्न का पहचानना, अभिव्यक्ति करने के अनुमान इस्तेमाल करना इत्यादि, पहेलियाँ कहानियों के माध्यम से समझाना, ये सब कुछ विषय हैं। इसमें से पहला विषय जो दिखाया है इसमें रेशियो, वो इसका विषय नहीं है NCF 2005 का, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है। विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना कर सकें, क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना। अगला है पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना, और अगला है गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना। चलिए इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना स्वयं कर सकें। मैंने आपको बताया था बाल केंद्रित शिक्षा, उसी पर ये बेस्ड है। अगला प्रश्न है निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है। गणित में उपलब्धि कब कम होगी। गणित का स्वरूप, व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता, लिंग, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये लास्ट प्रश्न होगा। यह समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है। डाइंस ब्लॉक्स का प्रयोग करके, संख्या चार्ट का प्रयोग करके, लघुत्तम समावर्तक विधि का प्रयोग करके, और कागज़ की पट्टियों का प्रयोग करके। यहाँ पे जो सबसे करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा कागज़ की पट्टियों का प्रयोग करके। देखिए कागज़ की पट्टियों का प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए ये कागज़ है, इसको कुछ भाग में बांट देंगे बच्चों को और इसको समझाएंगे कि ये बेटा देखिए 1 2 3 4, इसका मतलब ये जो भाग होगा वो इसका 1/4 होगा, और ये जो भाग होगा अगर हम 3 भागों में इसको बांट देते हैं तो ये जो भाग होगा वो इसका 1/3 होगा। आई होप आपको सेशंस पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।